हेलो दोस्तों। कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं अरविंद कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला। इसका हम क्विक रिवीजन आज करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो है, यहाँ से सभी स्टूडेंट्स को अपना नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास आता है चार्ज। तो चार्ज का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्या होता है भाई। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, ये सबको पता है, लास्ट चैप्टर में डिस्कस हो चुका है। दूसरा आता है करंट। कौन सी करंट? इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। तो करंट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ये होता है कौन सा? इंस्टेंट करंट। ठीक है। और एक फॉर्मूला और होता है इसका, आई एवरेज। अगर एवरेज करंट आपको निकालनी है तो उसके लिए लगाते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो ये तीनों फॉर्मूले हमारे करंट के ही होते हैं। थर्ड होता है हमारे पास, जैसे हमने बताया आई इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई टी। इम्प्लाई दैट, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई टी। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं कि क्यू इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन आई डॉट ये आई डी टी। यानी कि इस फॉर्मूले से हमें पता लग रहा है कि अगर हमारे पास एक ग्राफ है कोई, सपोज दैट ये ग्राफ है हमारे पास। इस ग्राफ में जो है हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। इस तरफ हमारे पास है लेट से करंट, और इधर हमारे पास टाइम। तो ये जो हमारे पास एक एरिया है, अनक्लोज्ड एरिया है, बाउंड एरिया, तो इसका जो एरिया आप कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ आई टी ग्राफ गिव्स गिव्स चार्ज। तो यहाँ से हमें चार्ज मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये याद रखना है। अंडरलाइन कर दे रहा हूँ इसको। नंबर 4 पॉइंट ये हमारे पास होता है। अब हम बात कर लेते हैं करंट डेंसिटी की। एक होता है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है J इक्वल टू आई अपॉन ए। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ये। ठीक है स्टूडेंट्स। तो एम्पर पर मीटर स्क्वायर। तो हमें याद रखना चाहिए इसका फॉर्मूला भी। इसको ऐसे भी लिखा जाता है आई इक्वल टू जे डॉट ए, क्योंकि स्केलर होती है करंट, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। और आई इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं जे ए कोस थीटा। ठीक है जी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट। तो और ऐसे भी इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए। तो ऐसे भी लिखा जाता है इसको। ठीक है। तो ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास में। नेक्स्ट आता है करंट प्रोड्यूस करंट प्रोड्यूस्ड बाय ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। अगर हमारे पास आर रेडियस की एक सर्कुलर लूप है, वो कितना करंट प्रोड्यूस करेगी। तो जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये है एक सर्कुलर लूप, इसका रेडियस कितना है, लेट से आर। तो कितना करंट प्रोड्यूस करेगी? करंट होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से जो टोटल आएगा, ये आएगा क्यू इक्वल टू क्यू वी अपॉन टू पाई आर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन आता है यहाँ से डायरेक्ट, क्यू वी अपॉन टू पाई आर। ये करंट का फॉर्मूला होता है कि सर्कुलर लूप में कितना करंट बनता है। वी क्या होता है? वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से चार्ज घूम रहे हैं ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, एक आता है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये क्या होता है भाई? ये होता है कि जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, ये वाला है ना, इस तरीके से कंडक्टर है। इस कंडक्टर में हमने बैटरी कनेक्ट कर दी। एक बैटरी कनेक्ट हो गई है ये वाली। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो चार्ज कैरियर होंगे वो क्या करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं? प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं, सॉरी, ये करंट चल रही है इसमें ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट चलते हैं। ये चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन और ये चल रहे हैं प्रोटॉन। आप ऐसे मान सकते हैं ये प्रोटॉन चल रहे हैं। तो इनके पास एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से ये चलते हैं वो होती है माइनस ई ई टाउ अपॉन एम।
इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, इतने मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से चलते हैं ये। टाउ क्या होता है यहाँ पे, ये होता है टाउ रिलैक्सेशन टाइम। ये आपने पढ़ा होगा रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है भाई बच्चों, ठीक है। तो इसको आप बता सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम जो होता है, जैसे हमारे पास ये सक्सेसिव कोलिजन होती है कुछ, जैसे यहाँ पे कोलिजन हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे कोलिजन हुआ, फिर यहाँ पे ऐसे कोलिजन हुआ, इनके बीच में एवरेज टाइम होता है, ठीक है। टाउ इसको डिनोट करते हैं, एवरेज होता है T1 T2 T3 अप टू Tn डिवाइडेड बाई n, इन सब का ये क्या होता है, एक एवरेज होता है, इसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा होगा, एक होता है मोबिलिटी। मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट म्यू इक्वल टू वी टी अपॉन ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास, मोबिलिटी के बाद आता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, तो ये इसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। एक होता है हमारे पास कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जी इक्वल टू 1/r, तो आप ये वाला वहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो जी की वैल्यू होती है 1/r। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हमारे पास एक वायर है ए बी, इसमें करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है ऐसे ए से बी की तरफ, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो करंट क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। तो ये वाला, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से भी इक्वल टू आई आर लिखा जाता है। तो हमारे पास में जो एक ग्राफ हम बनाते हैं, लेट्स से ये ग्राफ हमने बना लिया, यहाँ पे लेट्स से वी ले रहे हैं, यहाँ पे आई ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो इसका स्लोप आएगा, देखो यहाँ से जो स्लोप आएगा इसका टेन थीटा इक्वल टू वी अपॉन आई, ये देगा आपको रेजिस्टेंस, हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है जी। तो यहाँ से आता है हमारे पास ये। नेक्स्ट हम चलते हैं, उसके बाद आती है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू आर ए बाई एल, जो मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। आर की वैल्यू आप लगा देंगे यहाँ पे, तो आर की वैल्यू कितनी है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, और यहाँ कितना है ये ए बाई एल, ए से ए कैंसिल और एल से एल कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम अपॉन एन ई स्क्वायर, ठीक है, एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल के नेचर पे, ठीक है जी। अब हम चलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो, उल्टा होता है भाई इसका, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है, तो ये हमें याद रखना है। नंबर 12, अब हम चलते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड, जब वायर को आप स्ट्रेच करते हैं तब उसमें क्या चेंज आता है, ठीक है। ऐसे देख लेते हैं कि हमारे पास, हमें पता है आर की वैल्यू कितनी होती है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, तो यहाँ से हमें पता है कि आर एल के प्रोपोर्शनल होता है और आर एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ से आर वन बाई आर टू इक्वल टू आएगा एल वन बाई एल टू, और यहीं से आर वन बाई आर टू, इसमें आ जाएगा ए टू बाई ए वन, एरिया में रेसिप्रोकल होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कल क्वेश्चन कराऊंगा मैं इन पे, ट्रिकी फॉर्मूले पूरे हैं, ठीक है। अगर रेडियस के बारे में बात करें तो रेडियस की टर्म में होता है आर वन, ये हो जाएगा आपका आर टू अपॉन आर वन की पावर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, क्वेश्चन जब आएंगे तो कल हम कराएंगे क्वेश्चन आपको यहाँ से, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो रेजिस्टेंस होता है हमारे पास,
वो टेम्परेचर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात किसकी चल रही है यहाँ? बात चल रही है कंडक्टर की। मैं बात कर रहा हूँ फोर कंडक्टर्स, जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी में कॉन्सेप्ट आता है कि भाई रेजिस्टेंस में कितना चेंज आता है जब उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक ये वायर है, अभी इनिशियल लेंथ है इसकी L1, रेजिस्टेंस कितना है इसका R1। मैंने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया, लेंथ को कर दिया मैंने कितना L2, है ना। मैंने n टाइम्स इसको बढ़ा दिया, तो L2 जो है वो मैं मान लेता हूँ कि L1 है ये, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यहाँ कितना हो जाएगा, तो R2 आएगा n² L1। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, सॉरी R1 ये आता है यहाँ से, मैं ऐसा लिख देता हूँ R2 इक्वल टू n² R1। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत मिलते हैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो हमें याद रखना है ये भी। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो इसमें डायरेक्ट आ जाता है लिखने के लिए, तो ये होता है J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात आपको क्लियर होगी होगी यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 13। अब मैं चलता हूँ आगे, बात करते हैं 14 में। 14 में हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कि भाई इनको हम कैसे जोड़ते हैं। मैं बात कर लेता हूँ पहला सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है भाई उसको हम कैसे देखते हैं, जैसे हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये रखा है, दूसरा ये रखा है, तीसरा ये, तो हमने मान लिया कितने रेजिस्टेंस हमारे पास, बी तक हम जाएंगे, ए और बी। ये R1 है, ये R2 है, R3 अप टू Rn। तो सीरीज में क्या करना है आपको डायरेक्टली, तो सीरीज का फॉर्मूला होता है बच्चों RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और कहाँ तक जाएंगे आप, Rn तक। तो ये हो जाता है सीरीज का फॉर्मूला, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। फॉर एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस, अगर हमारे पास एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है तो RS कितना हो जाएगा, एन इंटू आर हो जाएगा वहाँ पे। याद रखना, बढ़िया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काम आता है। अब हम बात कर लेते हैं फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसी का सेकंड पार्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करना है, उसके लिए हमें, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है सपोज दैट, दूसरा हमारे पास ये रहा यहाँ, थर्ड रेजिस्टेंस हमारे पास ये रहा। इसी तरीके से मान लेते हैं कि कितने हैं ये, एन तक हैं, R1 R2 R3 अप टू कहाँ तक, Rn तक। ये ए पॉइंट है, बी है, तो यहाँ से भाई आपके पास 1/R p पैरेलल में ले रहे हैं तो कितना आएगा, 1/R1 1/R2 1/R3 और 1/Rn। तो यहाँ तक हम इसमें चले जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। और आइडेंटिकल के लिए अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें हम देखेंगे इसको, आइडेंटिकल के लिए हमारे पास 1/RP इक्वल टू आएगा ये और एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस। तो उसमें आएगा भाई बच्चों आपके पास ये RP इक्वल टू R/N। एन यहाँ नंबर होता है रेजिस्टेंस का जो आप इसमें यूज कर रहे हैं, तो याद रखना है ये भी। थर्ड आता है हमारे पास बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है भैया, जैसे ये इस तरीके का कुछ होता है हमारे पास, यहाँ से हम इसको बना लेंगे ये वाला। एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा होता है इसमें, एक यहाँ लगा होता है, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक यहाँ, और एक रेजिस्टेंस ये होता है बीच में, R1 R2 R3 और R4, ठीक है जी। तो यहाँ से ए और बी, तो जब हम चलेंगे यहाँ से
बैलेंस जब भी होता है तो उसके लिए कंडीशन होती है R1/R2 इक्वल टू R3/R4। ठीक है, ये कंडीशन होती है बैलेंस ब्रिज की। यानी कि जो R5 होता है वहां पे जैसे ये पॉइंट हमारा ए और ये बी, दोनों पॉइंट पे ए पे और बी पे पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। तो तभी हमारे पास बैलेंस ब्रिज होता है। नंबर 4, अब हम चलते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल। सेल क्या होता है भाई, जैसे हमने ये बना लिया, ये एक सेल है, इस तरीके से हम मान लेते हैं ये वाला। इसके अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को किसमें भेजता है, ट्रांसफर करता है लाइट एनर्जी। ये बल्ब है, ठीक है। जब किसी बैटरी से इसको आप जोड़ेंगे तो बैटरी से जोड़ने के बाद क्या होगा, या सेल से जोड़ने के बाद ये ग्लो करना शुरू कर देगा ऐसे। तो ये जो ग्लो कर रहा है ये कौन सी एनर्जी जनरेट कर रहा है, यहाँ लाइट एनर्जी। ठीक है भाई, ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ तक ये लाइट एनर्जी जनरेट करेगा। तो सेल क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी को किसमें ट्रांसफर करता है, लाइट एनर्जी। एक होता है ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल, जो सेल होता है उसका ईएमएफ क्या होता है भाई। जैसे मैं मार्केट से एक सेल लेके आया ये वाला, ठीक है। ऐसे कोई सेल है मेरे पास, ये वाला ऐसे मान लेता हूँ। इस सेल पे लिखा है 2 वोल्ट। तो इसका जो 2 वोल्ट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ। मतलब ईएमएफ जो होता है जब किसी, मतलब अनयूज्ड सेल है ये, कैसा है ये, अनयूज्ड सेल। जब तक आपने इसको, क्या है, इसको आपने यूज ही ना किया हो, तब इसका ये टर्मिनल और बी टर्मिनल, तो इनके बीच में जो ये वोल्टेज होती है वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 2 वोल्ट, इसी को हम कहते हैं ईएमएफ। ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझ में आ गई होगी। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ऑफ द सेल, ये क्या होता है भाई। देखो बहुत इजी है समझना। ये एक सेल है, इस सेल के अंदर जब ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, यहाँ से जैसे आयंस ऊपर मूव कर रहे होंगे, तो ये जो सॉल्यूशन होता है इसके अंदर, ये उनके अंदर एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, इन कैरियर्स को यहाँ जाने से रोकता है ए से बी तक। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसे इसको शो किया जाता है, जैसे हमारे पास ये सेल हो गया, इसके साथ में ये लगाते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर से शो करते हैं। और ये होता है ईएमएफ। ठीक है जी, ये होता है ए बी। यहाँ से हमारे पास जो आएगा, तो ये समझ में आ गया आपको। एक होता है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज ये क्या होता है एक्चुअली, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द एंड्स ऑफ ए सेल। जैसे ये सेल है, यहाँ इसका वोल्टेज कितना है वी ए, और यहाँ कितना है इसका वोल्टेज वी बी। इस सेल से आपने किसी डिवाइस को ऐड किया हुआ है, जैसे सपोज दैट एक बल्ब यहाँ से आपने कनेक्ट कर दिया इसके साथ ये वाला। ठीक है, जब इस बल्ब को आप कनेक्ट कर दोगे तो ग्लो करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, इसी को क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कैपिटल बी। ठीक है, यानी कि किसी सेल के टर्मिनल के बीच वो पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल से करंट हम ले रहे होंगे तो वो वाला, उसी को हम कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज। तो भाई ये हो जाएगा हमारे पास, ये फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पे। ये फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब डिस्चार्जिंग की कंडीशन होती है। चार्ज जो सेल होता है हमारा वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्जिंग कंडीशन इसको हम बोलते हैं। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, डिस्चार्जिंग कंडीशन। दूसरा होता है हमारे पास V इक्वल टू ई प्लस आई आर। जब हमारे पास जो सेल होता है वो चार्जिंग की कंडीशन में जाता है, ये होता है चार्जिंग कंडीशन। जब चार्ज हो रहा होता हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग कंडीशन। तो चार्जिंग कंडीशन में जब सेल चलता है तो उसकी, उसका टर्मिनल वोल्टेज होता है ये। अब करंट का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से आ जाएगा आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ये फॉर्मूला यहाँ से करंट का निकल के आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो जब सेल को आप कंबाइन करते हैं, उनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो पहला होता है सीरीज। सीरीज में जैसे एक सेल है हमारे पास ये वाला, ठीक है, और दूसरा सेल है हमारे पास ये वाला, दोनों को आपने ऐड कर दिया ए और बी।
EMF E1, इसका E2, इंटरस्टेंस R1 और इसका कितना R2। तो यहाँ पे जो E आएगा इक्विवेलेंट वो आएगा E1 प्लस E2, सेम पोलरिटी से जुड़े होने चाहिए, याद रहे। मतलब देखो ये प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अगर पोलरिटी चेंज हो जाती है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो फिर यहाँ माइनस लगा देंगे आप। ये सेम पोलरिटी को लगाते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट आएगा कितना, R1 प्लस R2, सेम रहता है भाई, ठीक है। तो ये आएगा R इक्विवेलेंट। अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल में। सेकंड कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना है भैया आपको, उसमें इनको पैरेलल में जोड़ना होता है। उसमें जो EMF आता है वो आता है इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये तो होता है EMF का फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ 2023 में यहाँ से, ठीक है। दूसरा है हमारे पास ये वाला, एक आता है हमारे पास में, ये तो हो गया। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट यहाँ से 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा, तो याद रखना है ये भी हमें। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन का और सेल का, इंपॉर्टेंट चीजें सारी डिस्कस हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट हम चलते हैं KVL, KCL पे हम चलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स करंट लॉ, तो ये क्या कहता है भाई, किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि कोई भी एक जंक्शन होती है हमारे पास, जैसे एक जंक्शन है, इस पे जितने भी करंट, इसमें आने वाली जितने भी करंट होंगे, जैसे आने वाली करंट है I2 I3, है ना, यहाँ से जा रही है कुछ करंट ये ऐसे I4 I5 और I6। तो आने वाली जो करंट होंगी I2 I3, इनका सम किसके इक्वल होगा, जाने वाली करंट के, I4 प्लस I5 प्लस I6, ठीक है जी। तो ये वाला, तो इसको हम कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ। ये बेस है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऐसे पूछ लेता है कि जो KCL होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ के लिए, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ में पूछ लेता है इसको। नेक्स्ट हम चलते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये क्या कहता है भाई, किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज सर्किट में जो टोटल EMF होता है, वोल्टेज का सम होता है, वो कितना होता है, जीरो। तो ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इम्पोर्टेंट है ये भी बात, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये भी टॉप, ये जो पॉइंट हमारा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो बॉक्स के अंदर इसको रख दे रहा हूँ, ये वाला, ये भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से माइंड के अंदर आपको रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है बच्चों, क्या आता है, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का क्या फॉर्मूला होता है भाई, ये होता है P इक्वल टू VI, वोल्टेज इंटू करंट, ये फॉर्मूला होता है। एक होता है P इक्वल टू V²/R, ये होता है। एक होता है P इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं I²R, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला किसके हैं, पावर के। तो यहाँ से इफ अगर जो है पावर कांस्टेंट है हमारे पास, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल जाता है कि जो V होगा, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, देखो यहाँ से अगर हमारे पास P कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल होगा 1/I के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, ही इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन करने के काम में आता है। यानी कि अगर आप ज़्यादा करंट को ले जाना चाहते हो तो वोल्टेज कम रखनी पड़ेगी, अगर हाई वोल्टेज ले जा रहे हैं सर्किट में तो वहाँ पे करंट कम रखनी पड़ेगी। जैसे हमारे पास ये टावर होते हैं, जैसे एक जगह से दूसरी जगह करंट भेजी जाती है, मतलब वोल्टेज, तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, इनमें क्या होता है, वोल्टेज तो हाई रखा जाता है, करंट को कम कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हीट ना बन सके। अब होता है हमारे पास जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। जूल ने ये कहा है कि भाई अगर हमारे पास में एक वायर है ये वाला, ठीक है, इसके, इसमें करंट हमने कितनी फ्लो करा रखी है, आई करंट फ्लो करा रखी है, और रेजिस्टेंस कितना है इसका, आर। तो यहाँ से हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस होगी इसमें वो कितनी होगी, I²,
RT। तो इतनी हीट ये प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, यानी कि H प्रोपोर्शनल होता है T के, जितने टाइम के लिए, अगर टाइम ज़्यादा लोगे तो हीट ज़्यादा बनेगी, जनरेट होगी, ठीक है, और जितना करंट आप फ्लो कराओगे उतनी ज़्यादा हीट बनेगी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी, ठीक है। अब आता है सीरीज कॉम्बि जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, यानी कि पावर का अगर आप कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, पावर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे दो बल्ब हैं, इनको आपने सीरीज में लगा दिया, ऐसे, ये दो बल्ब हैं, इनको आपने किस में लगा दिया भाई बच्चों, सीरीज में लगा दिया, ये ए पॉइंट है, यहाँ बी। तो यहाँ से आपके पास जो पावर आएगी वो आएगी 1/p इक्वल टू 1/p1 प्लस 1/p2। इसकी पावर कितनी P1 और इसकी कितनी P2। अगर यही बल्ब आप लगा दें पैरेलल में, इन पैरेलल, तो उसमें क्या होगा, जैसे एक बल्ब ये हो गया, दूसरा बल्ब हमने ये कनेक्ट कर दिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है भाई। तो ये ऐसे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसका पावर कितना है P1 और इसका कितना है P2। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है डायरेक्टली, P1 प्लस P2। इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, अगर ऐसा आता है पावर वाले तो सीरीज कनेक्शन पैरेलल में जोड़े जाते हैं। आप ये वाली चीज़ वहाँ पे यूज कर सकते हैं। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कल हम इसके क्वेश्चन लेंगे, ठीक है भाई, और जो ट्रिक्स हैं इसमें इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। तो लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास टुमारो। तो तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।